नमस्कार, 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उठाया ऐतिहासिक कदम। दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। वन रैंक वन पेंशन योजना में किया संशोधन। 25 लाख से अधिक सैनिक पेंशनरों को मिलेगा लाभ। कोरोना की आसन आपदा से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सतर्क। दिल्ली में प्रधानमंत्री और लखनऊ में मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठकें। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की प्राप्त हुई थी सहमति। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का नायाब तोहफा दिया है। ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों में उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज सुविधा दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस पर होने वाला 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसमें 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। इसमें 25 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन। और अब बात कोरोना की। चीन समेत दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए
फुल एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर आज दिशा निर्देश जारी करेगा। इस बीच भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से रैंडम कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। हर उड़ान कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्ट से गुजरना होगा। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा। रैंडम टेस्ट के बाद यदि कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। संक्रमित लोगों को मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक आइसोलेशन में रहना होगा। देश आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहा है। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में कुल 673 उपभोक्ता आयोग सक्रिय हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जोन, रेंज व जिला स्तर के अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं और जन शिकायतों का मेरिट आधारित त्वरित समाधान पर बल देते हुए कोविड से बचाव की तैयारियों, शीतलहर में आमजन को अधिकाधिक राहत उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि है। शासन प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों को इसे समझना चाहिए। IGRS और CM हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बनकर उभरे हैं। इसके प्रकरण लंबित ना रहें। इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी व कर्मचारी जन समस्याओं के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता दें। आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें। यह ध्यान रखें कि आपका आचरण आम आदमी के मन में शासन के प्रति विश्वास का आधार बनता है। जनता की संतुष्टि ही आपके प्रदर्शन की श्रेष्ठता का मानक है। अगली खबर सिक्किम से है। उत्तरी सिक्किम के जेमा में एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई। सेना ने बताया कि चटन से थंगू जा रहे सेना के 3 वाहनों के काफिले में शामिल एक ट्रक एक मोड़ पर स्थित खड़ी ढलान पर फिसल गया। घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में घायल हुए 4 सैनिकों को हवाई मार्ग से सुरक्षित पहुंचाया गया। इनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में जिन सेना कर्मियों की मृत्यु हुई है उनमें 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि सिक्किम में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के बहादुर जवानों की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सिक्किम में सड़क हादसे की वजह से हमारे बहादुर सैन्य कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
वहीं भारत में अब जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब बात लखनऊ की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञान और कर्म नामक पुस्तक भी भेंट की। वाराणसी में काशी कुंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने काशी कुंभ अधिवेशन का मशाल जलाकर शुभारंभ किया। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने काशी का विकास किया है। वहीं कार्यक्रम से अलग मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत और देशवासियों के लिए गर्व की बात है और भारत को विकसित भारत बनाने में भी यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 55 शहरों में 200 इवेंट आयोजित होंगे जिसमें बनारस भी शामिल है। दो 2023 में भारत का विश्व मानचित्र पर जो नाम होगा, विश्व मानचित्र पर जो नक्शा आएगा, वो मुझे लगता है कि अमृतकाल का बहुत बड़ा काम होने वाला है। भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। करीब 55 शहरों में 200 इवेंट होंगे। काशी में भी इवेंट होगा। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। अगली खबर शामली से है। जिला शामली की पैरा अकेडमी को यदि कड़ा परिश्रम, लग्न और निरंतरता के साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल व समस्या आड़े नहीं आ सकती है। गरीबी मुफलिसी संग होने के बावजूद खिलाड़ी शबाना ने कभी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन कोविड के कारण पिता की मौत के बाद थोड़ा हौसला टूट गया। पिता के नाम की खातिर उसकी माता ने कर्ज लेकर बिटिया को अभ्यास कराया। शबाना ने 18 से 21 दिसंबर तक पैरा कैनो नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए महिला VL3 व KL3
200 मीटर इवेंट में 2 रजत पदक जीत लिया। दरअसल कैनो एक बेहद महंगा खेल है और पैरा कैनो का अभ्यास देश में केवल भोपाल और कोलकाता में होता है। यही कारण है कि जिले में पैरा कैनो की केवल एक ही खिलाड़ी है। एक महीने तक मैं भिंड रही। भिंड के बाद फिर मैं भोपाल पहुंची। वहाँ पर मेरे जो कोच हैं अनिल राठी जी और मयंक ठाकुर, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा वहीं से एडमिशन करा दिया और फिर मेरी प्रैक्टिस वहीं स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद फिर एक 2-3 महीने बाद हमारा कंपटीशन आया और डिले होने वाला था, तो उसके बाद फिर डेट आ गई 18 से 19 तक की जो थी डेट थी। फिर और हमारी प्रैक्टिस हार्ड हो गई और चलती रही। फिर उसमें पार्टिसिपेट किया। फाइनली अल्लाह की दुआ से, मेरे अब्बू की दुआ से, जो उनका नाम रोशन करना चाहती थी, मेरी अम्मी और चाची ने बहुत दुआ करी है। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा सिल्वर मेडल लगा। और अब बात मथुरा की। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में साल के अंतिम माह में ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। यहां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, सादी वर्दी में जवान तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी के साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुलभ बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या में ही मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जाएगा ताकि वहां भीड़ नियंत्रित हो सके। नववर्ष के अवसर पर तथा उसके पहले से ही जब छुट्टियां रहती हैं तो काफी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन आते हैं तथा मथुरा, गोवर्धन तथा अन्य स्थानों पर भी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी सभी श्रद्धालुओं के विजिट के दौरान, जिसमें हमारी पीएससी की डिप्लॉयमेंट, सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट, सादे वस्त्रों में हमारी डिप्लॉयमेंट, अभिसूचना के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए ट्रैफिक की भी व्यापक व्यवस्थापन जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया तथा खेल को मौलिक अधिकार के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को समर्पित राजकीय आईटीआई में खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मिर्जापुर में किया गया। इस प्रतियोगिता में जनपद में स्थित तीनों राजकीय आईटीआई शामिल हुई हैं। इसमें पुरुष वर्ग के लिए वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, दौड़ 100 मीटर, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो और महिलाओं के लिए कबड्डी, बैडमिंटन तथा म्यूजिकल चेयर की प्रतियोगिता हुई। 100 मीटर दौड़ में आशीष मौर्य पुरुष वर्ग और आकांक्षा शुक्ला महिला वर्ग में विजयी हुई। गोला एवं डिस्कस थ्रो में रिंकी प्रथम स्थान पर रहीं। रस्साकसी में 96 ने महिला एवं पुरुष दोनों का खिताब जीता। कबड्डी में पुरुष वर्ग में मिर्जापुर की टीम और महिला वर्ग में 96 की टीम विजयी रही। वॉलीबॉल में मिर्जापुर आईटीआई विजयी रही। मिर्जापुर आईटीआई कॉलेज में रस्साकसी खेल खेला है, जो कि हम उसमें 96 चुनार से हम लोग अभी फर्स्ट आए हैं। जिनमें मिर्जापुर आईटीआई 96 और आईटीआई चुनार के बालक एवं बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसमें हमारे कबड्डी, रस्साकसी, वॉलीबॉल, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो इत्यादि गेम कराए जाएंगे। इनका फाइनल आज शाम को ही संपादित होगा। इससे प्रतिभागियों के अंदर एक दूसरे से मेल मिलाप भी बढ़ता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल की भावनाओं के साथ बच्चे खेल रहे हैं और इससे अपने को चिरयुवा बनाए रखने के लिए। गाजीपुर में कल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र अंकुशपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज गाजीपुर में वृहद किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं जैविक खेती करने वाले तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले तथा वैज्ञानिक खेती के माध्यम से आमदनी दोगुनी करने वाले किसान
किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र अंकुशपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अवनीश कुमार राय ने बताया कि किसानों को अत्याधुनिक खेती के गुण सिखाने के लिए कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मधुमक्खी पालन, रेशम पालन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे किसान वैज्ञानिक विधि से खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। कृषि विज्ञान केंद्र अंकुशपुर के द्वारा कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से हमको केले की खेती करने का मार्गदर्शन मिला। उसी के चलते हम केले की खेती चालू कराए, जिससे हमारी आय 2 गुनी 3 गुनी इस समय हो गई है। और इसी के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह के सम्मान दिवस पे पुरस्कार हमको मिला यहाँ। धन्यवाद। गाजीपुर में इस समय हम 6000 लीटर दूध उत्पादन कर रहे हैं और डोर टू डोर किसानों के यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं। जी। हमारे सेंटर हर 2 गांव के बीच में मध्य में बना के लगा हुआ है। वहाँ हमारी गाड़ी जाती है, आदमी बैठा रहता है, सुबह में 6 से 8 दूध गाँव के लोग लाते हैं। वहाँ दूध अपना चेक कराते हैं मशीन से, और चेक कराने के बाद जो फैट CLR जो आती है दूध में क्वालिटी, घी और पाउडर जिसको बोलते हैं, उस बेस पे किसानों को पैसा दिया जाता है। वहीं संत कबीर नगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसान और समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत किसानों को सम्मान निधि, उन्नतशील बीज और उपकरण समय समय पर सब्सिडी के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान उन्नति की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जैविक खेती की जरूरत है। अगर किसान जैविक खेती की तरफ जाता है, उसे लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ बीमारी मुक्त भारत का निर्माण भी होगा। लोग गांव में स्वस्थ कैसे रहें, स्वच्छता अभियान में लोग चलाते हैं, जल संचय की भी बात करते हैं, और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो अन्न पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती है, इस प्रकार की भी समाज में उपलब्ध रहे। मैं देखा यहाँ एक स्टॉल जो सिंगापुर चावल यहाँ से सप्लाई करता है। मैं देखा उसके कवर पर सिंगापुर का जो भाषा है वो लिखा था। यानी ये इतने दूर दराज गांव में लोग बैठे हुए सिंगापुर सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह समाज को खड़ा होना चाहिए और पूरे दुनिया को दिशा देने का काम जो शुरू हुआ है, वास्तव में परशुरामपुर के किसानों को और माटी कला बोर्ड के सभी सदस्यों को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। वहीं मेरठ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस आत्मा योजना अंतर्गत किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, जिलाधिकारी दीपक मीणा और मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने किया। किसान मेले में कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना, समाज कल्याण, केनरा बैंक, कृषक उत्पादक संगठन, बासमती निर्यात जोन, कृषि निवेश विक्रेताओं और निर्माताओं द्वारा स्टॉल लगाए गए तथा अपने उत्पादों एवं योजनाओं का प्रदर्शन योजनाओं के समक्ष किया गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि किसानों द्वारा पूरे वर्ष खेती में जो अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है, उसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किसानों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने कहा कि किसान मेले में लगाए गए स्टॉल तथा दी गई योजनाओं की जानकारी से निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, और एक तरीके से किसानों का जो उनसे लगाव है और उन्होंने जो किसानों के लिए किया है, उसके अतिरिक्त वो सब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ में उनका योगदान रहा है, पर एक तरीके से किसानों का मसीहा उन्हें माना जाता है और किसान इसमें बहुत बढ़ चढ़ के एक तरीके से प्रतिभाग करते हैं। पूरे भारत में ही ये मनाई जाती है, विशेषकर यूपी में, क्योंकि यूपी से बिलोंग करते थे तो यूपी में इस दिन राज्य सरकार की तरफ से भी भव्य किसान सम्मान मेला का एक तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इसमें विभिन्न स्टॉल लगाई गई हैं। जिन किसानों ने इस वर्ष पूरे अलग अलग अलाइड एक्टिविटीज़ और खेती में जो प्रोडक्शन किया है और बहुत अच्छा किया है, उन लोगों को सम्मानित किया गया है।
वहीं बाराबंकी जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर कल कृषि भवन स्थित मैदान में किसान सम्मान दिवस कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत द्वारा मेले का अवलोकन कर शुभारंभ किया गया। किसान मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर कृषि सहित विविध क्षेत्र में किसानों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य पर उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीडीओ एकता सिंह, कृषि उपनिदेशक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और खुशी की बात है कि वो ज़मीन से जुड़े एक किसानों के सबसे बड़े नेता थे और जो है उनके जो है उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया और ज़िले पर आज उन्हीं की याद में मनाए गए प्रोग्राम में हम भी, क्योंकि ये किसान है, हमको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जो हमारे अन्नदाता हैं, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, चाहे उद्यान हो, पशुपालन हो, मत्स्य हो, गन्ना हो, किन्हीं क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है और एक वर्ष की जो उनकी उपलब्धियां रहती हैं उसमें जो उन्होंने अच्छा काम किया है उन किसानों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं। इसमें प्रथम द्वितीय के रूप में हम किसानों को सम्मानित करते हैं जनपद में, और जनपद में हम लोगों ने जो प्रथम पुरस्कार पाता है उसको 7,000 रुपये और जो द्वितीय है उसको 5,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है। अगली खबर प्रयागराज से है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज प्रयागराज में गुजरात के भावनगर से 800 तीर्थ यात्रियों का दल प्रयागराज पहुंचा। त्रिवेणी संगम के तीर्थ यात्रियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई के द्वारा तीर्थ यात्रियों को फूलमाला और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी तीर्थ यात्री किला स्थित अक्षय वट का दर्शन और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव जी आदिनाथ का दर्शन व पूजन सभी तीर्थ यात्रियों ने किया। इस अवसर पर आए हुए तीर्थ यात्रियों ने बताया कि भारत सरकार की इस मुहिम से देश में उत्साह का माहौल है और एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग आपस में घुल मिल रहे हैं। हम लोग भावनगर से आए, गुजरात से, और हमारा पूरा प्रार्थना जैन युवक मंडल का पूरा टूर है। यहाँ से हमको दर्शन करने के लिए अंदर जाना है। आदिनाथ भगवान का यहाँ के चरण पादुका है और चरण पादुका देख के सब लोग, हम 850 लोग इधर से आए हैं भावनगर से, और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो माहौल है उतना बढ़िया है कि हमको दर्शन करने भी मज़ा आ रहा है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। यहाँ पे आए ये प्रयागराज, वैसे हमारे जैन धर्म में आदिश्वर भगवान प्रथम तीर्थंकर, उसकी केवल ज्ञान भूमि है, और आदिश्वर भगवान की माता मोरदेवा माता, उसकी भी ये केवल ज्ञान और निर्वाण भूमि है। ये भूमि में आके हमको बहुत प्रसन्नता हुई और हमारी ये प्रसन्नता में यहाँ पे लोकल जो बीजेपी का पूरा हमको सहकार मिला है और हमारी पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने एक संकल्प प्रस्तुत किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी के तहत अभी तमिलनाडु के बहुत सारे तीर्थयात्री प्रयाग आए। दो संस्कृतियों का संगम इस पवित्र संगम पर हुआ और आज गुजरात के हमारे भाई बहन। और समाचारों के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उठाया ऐतिहासिक कदम। दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। 1 रैंक 1 पेंशन योजना में किया संशोधन। 25 लाख से अधिक सैनिक पेंशनरों को मिलेगा लाभ। कोरोना की आसन आपदा से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार सतर्क। दिल्ली में प्रधानमंत्री और लखनऊ में मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठकें।
और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की प्राप्त हुई थी सहमति।